और हमारे यहाँ चले जाइए पटना एयरपोर्ट पर, लगता है कि बस स्टैंड है, बस स्टैंड जैसा वहां पे अफरा तफरी और ये है। गंगा के इस पार अगर देखिए तो इतना ज्यादा लैंड पड़ा है जहां पर खेती भी नहीं होती है। इतना बड़ा एयरपोर्ट बन सकता है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेस्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ बन सकता है। इसके लिए बहुत बड़ी चुनौती है कि स्थानीय रूप से रोजगार क्रिएशन किया जाए, जिससे कि मास माइग्रेशन को रोका जा सके। केंद्र सरकार ने कौशल विकास भी चालू किया, फिर भी यहाँ रोजगार के लिए लोग पलायन के लिए जो कुशल श्रमिक है वो दूसरे राज्यों में चले जाते हैं। तो क्या लगता है, राजनीति में हम लोग आते हैं, कुछ क्वेश्चन उससे होगा कि सर जैसे कि जन सुराज वादा कर रही है लोगों से पलायन के बारे में कि हम पलायन रोक देंगे, कौशल विकास भी रोक नहीं पाया। यहाँ जो मुख्यमंत्री उन्होंने बहुत सारे उद्यमिता लाया, वो भी रोक ना पाए, तो कैसे ये रोक पाएंगे। वो कह रहे हैं कि 10 साल का मेरा जॉब है, 10 साल यूएन में रहे, 10 साल हमने ये काम किया, अब 10 साल हम बिहार को देंगे। ये 10 साल का वो जो टाइम फ्रेम बना दिए हैं, क्या बिहार में वो 10 साल में ये सब बदल देंगे? देखिए, ऐसा है कि ओवरनाइट तो कुछ भी नहीं बदलता। कुछ लोअर मिडिल क्लास का आदमी बच्चों को पढ़ाने के नाम पे, हमारे यहाँ तो परंपरा रही है, बच्चों को पढ़ाने के लिए लोग खेत बेचते थे, गहना बेचते थे। तो ये हमारा हजारों करोड़ का जो पलायन है, ड्रेन दूसरे राज्यों में जा रहा है। अब कैसे राज्यों में जा रहा है? विकसित है। देखिए 1 घंटे में, मैं अगर मेरी सरकार बनती है तो 1 घंटे में शराबबंदी जो है टूट जाएगी। कहीं से आप गड्ढा खोदिएगा, मिट्टी निकालिएगा, तभी कहीं भर सकते हैं। देखिए गंगा जी के इस पार इतना बड़ा पैच है और इतना सुंदर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बन सकता है, तो यहाँ क्यों नहीं बन रहा है? मैं तो अपील ही कर सकता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से। बिहार का जो छोटका भी होता है वो राजनीति का मास्टर होता है, बचवो जो होता है ना वो भी 4 लाइन जानता है कि राजनीति क्या होता है। और नदी किनारे जो है तैर रहे हैं वो भी जो है राजनीति के बारे में सर काफी बढ़िया से जानते हैं। बनता है कि बिहार का ही लड़का या डीएम होगा या एसपी होगा या दोनों होगा। उन्हें कर्म भूमि बनाए, अगर रिटायरमेंट के बाद या पहले भी रुआ मौका अगर मिला था तो रुआ कर्म भूमि बनाए अपन जन्मभूमि। अगर कर्म भूमि भी बन जाओ तो ए से बढ़िया चीज का हुई। बिहार में तमाम पार्टी बा, उनमें आइडियोलॉजी केकर रुआ पसंद लागेला, अंदर से रुआ फील आवेला केकर आइडियोलॉजी बढ़िया। ये एक वेल्ड क्वेश्चन है और इसके माध्यम से आप मेरे मुंह में अपने शब्दों को डालना चाहते हैं। किसान का पुत्र, एकमा के रहने वाले, छपरा के रहने वाले, छपरा के मिट्टी के लाल आज आईजी है यहाँ पर शिमला में, और उनके साथ हम लोग बातचीत कर रहे हैं, उनके बारे में जान रहे हैं कि कैसे जो है यहाँ से निकल कर और कहाँ कहाँ गए, सीडीएस में गए, और सर ने बताया, सारी बातें बताई, तमाम बातें बताई। साथ ही में हम लोग ये भी जानेंगे कि सर जो वहाँ से निकल कर जब आप आते हैं, आपका कार्य क्षेत्र रहा है शिमला या बहुत सारे आपने तमाम जगहों की बात की, जब आप बिहार लौटते हैं तो कैसा महसूस होता है? बिहार की मिट्टी में आते हैं, बिहार में आप जब कुछ देखते हैं, यहाँ का वातावरण क्या फील होता है? देखिए, हिमाचल प्रदेश तो एक पहाड़ी राज्य है और वहाँ पर पर्यावरण भी बहुत बढ़िया है, साफ सफाई सुंदरता भी बहुत अच्छी है, लोग भी बहुत अच्छे हैं। जब हम बिहार आते हैं तो ऐसा लगता है कि बहुत पहले जिस रूप में बिहार छोड़कर हम गए थे उससे थोड़ी तरक्की तो हुई है। जब हम लोग पढ़ते थे तो बिजली भी नहीं था, सड़क भी नहीं था, कानून व्यवस्था की स्थिति अत्यंत जर्जर थी, कोई आदमी सुरक्षित नहीं होता था उन दिनों। कोई इसलिए जी रहा है क्योंकि कोई उसको मारा नहीं है इसलिए जी रहा है, मारने पे कोई बंदिश नहीं थी। लेकिन चीज़ें इम्प्रूव हुई हैं बिहार में भी। आज जहां छपरा से हमें एकमा जाने में 3-3 घंटा लगता था और 30 मिनट में पहुंच जा रहे हैं, तो सड़कें अच्छी हुई है, बिजली अच्छी हुई है। हमको तो लगता था जो बिहार की स्थिति है कभी बिजली आएगी ही नहीं। मैं तो खुद लालटेन और डिबरी के नीचे रह के पढ़ा हूँ। मेरे ग्रेजुएशन तक तो हम लोग गांव में कभी बिजली आई ऐसा सोचे भी नहीं था। पोल तो गड़ा लेकिन बिजली नहीं आई। छोरा निकल के इतना बड़ा पोस्ट पे चला जाता है और तमाम जो एजुकेशन के लिए बिहार ऐसे ही नाम है, चूंकि यहाँ के बच्चे काफ़ी कहीं भी जाकर जॉब पा लेते हैं। लेकिन ये आपका जो हम व्यक्तित्व के बारे में जब सुनते हैं और जानते हैं कि आपने कैसे कैसे तमाम पोस्ट पे आप गए, वो किसान का छोरा कैसे मेधावी बना, और थोड़ा सा अपने और ब्रीफ करें
किया, आपका जो करियर रहा आप तो स्टार्ट किए यहाँ से, एक सरकारी स्कूल से आप स्टार्ट किए और सरकारी स्कूल से आपने ये प्रथम बार में सीडीएस भी हुए, प्रथम बार में आप आईपीएस भी हुए, तो ये बच्चों के लिए क्या संदेश होगा बिहार के लड़कों के लिए? देखिए, ऐसा है कि मेरा जो परिवार है, हम लोग किसान हैं और गरीब थे, लेकिन हमारे परिवार में एक धार्मिक वातावरण था। हमारे दादाजी बहुत धार्मिक थे, पूजा पाठ करते थे और भी लोग बहुत पूजा पाठ करते थे। तो हम रामचरितमानस का पाठ बचपन से ही सुनते आ रहे हैं। तो हमारी अटूट आस्था धर्म और संस्कृति में भी है। हम जब थोड़ा बड़े हुए तो महात्मा बुद्ध पढ़े, महावीर पढ़े, जयप्रकाश नारायण को पढ़े। फिर मुझे लगा कि मेरा भी नाम जयप्रकाश है। बाद में पता चला कि मेरे काका जी जयप्रकाश नारायण जी के सहयोगी थे और उनसे प्रेरित होकर मेरा नाम जयप्रकाश रखे। बार बार मुझे ये अंतःप्रेरणा होती है कि मेरा इतना बड़ा नाम है, इतने बड़े आदमी के नाम पर मेरा नाम रखा गया है, तो मुझ में कुछ ऐसी चीजें होनी चाहिए जो उनके व्यक्तित्व से तालमेल खाती हो। तो मुझे लगा कि मुझे तो कुछ बड़ा करना चाहिए, बड़ा बनना चाहिए। खैर, हम लोग परिवार की जो परिस्थितियां थे उसके लिए चले गए नौकरी में, फिर मेहनत किए, आईपीएस हो गए। अब लगता है कि जिस तरह से एक जयप्रकाश नारायण निष्काम कर्मयोगी के रूप में जाने जाते हैं, अभी तक तो हमने सर्विस की और रोजगार प्राप्त किया और उससे पैसा प्राप्त किया, तो बच्चों की पढ़ाई लिखाई, परिवार, ये सब देखा, लेकिन निष्काम कर्मयोगी नहीं बने। तो लगता है कि कुछ ऐसा करना चाहिए, प्रेरणा हमें आ रही है, ऐसा करना चाहिए कि मैं भी उनसे बड़ा बनना तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन उनका 5-10% भी बन जाए तो लगे कि मेरे नाम की सार्थकता हो गई। तो मैं युवाओं को ये कहूँगा कि देखिए, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। ऐसा कोई नहीं है जिसके लिए चुनौतियां नहीं है। आप देखिए कि ईश्वर के अवतार के रूप में जाने जाने वाले भगवान श्री कृष्ण और राम क्यों उनको चुनौती? श्री कृष्ण जी का तो जन्म ही जेल में हुआ। भगवान राम का राज्याभिषेक होना था, शाम को डिक्लेयर होता है राज्याभिषेक और सुबह वन को चले जाते हैं और दर दर की ठोकर वन में खाना पड़ता है। तो ये संदेश है। वे लोग इतने महान और लोग थे कि संकल्प मात्र से उनके कार्य की सिद्धि हो सकती थी, लेकिन फिर भी उन्होंने संसार को संदेश देने के लिए, मानवता को संदेश देने के लिए स्वयं वो कष्ट भोगा और बताया कि जीवन है तो संघर्ष है और संघर्ष है तो कष्ट है, इसलिए इसको जीवन का हिस्सा मानना है। इसका कोई अंतिम नहीं है कि आज के बाद कष्ट नहीं होगा, इसी को जीवन समझना चाहिए। दिस इज द जर्नी। बिहार की राजनीति में हम थोड़ा जानेंगे आपसे, बिहार की राजनीति में आप क्या देखते हैं कि कैसे जो बिहार का डेवलपमेंट के बारे में, बिहार की राजनीति जो है वो किस मुकाम पे है? जैसे अभी जनसुराज भी एक नई पार्टी आ गई है, पहले से आपको यहाँ पे जेडीयू का अपना यहाँ अलायंस, नीतीश जी यहाँ के मुख्यमंत्री काफी सालों से हैं बीजेपी के अलायंस में, तो यहाँ राजद भी है, जेडीयू भी है और एक नई पार्टी के रूप में, एक नए संगठन के रूप में, और वो कुछ नए ड्रीम्स भी दिखा रहे हैं लोगों को, युवाओं की कुछ बातें ऐसे करते हैं जहाँ शिक्षा की, पलायन की, बेरोजगारी की। इस पर सर हम जानेंगे, क्योंकि आप शिक्षा से काफी जुड़े हुए हैं और एक ऐसे पोस्ट पे है जहाँ थोड़ा सा आप इस पर ब्रीफ करें और बताएं कि आप इसमें क्या। देखिए, ऐसा है कि जो बड़ा सोचता है वही बड़ा करने का प्रयास करता है और वही बड़ा बनता है। आपके पास अगर विजन है और उस विजन को ट्रांसलेट करने की क्षमता है, तभी आप कुछ हासिल करिएगा। अगर कोई आईएएस बनना चाहता है, अगर आईएएस बनने से वंचित भी हो गया, तो भी जो क्लर्क बनना चाहता है उससे तो ऊपर ही होगा, कुछ ना कुछ बड़ा ही कर लेगा। तो बिहार के जहाँ तक कॉन्टेक्स्ट की बात है, नो डाउट बिहार में धीरे धीरे तरक्की हुई है, लेकिन एक समय था 70 के दशक में अगर जाएं तो पूरे भारतवर्ष में ओवरऑल गवर्नेंस के पायदान पर बिहार बेस्ट नहीं था, बट वन ऑफ द बेस्ट था। फर्स्ट फ्यू में तो था ही था और वो डिक्रीज होता गया। और आज हम लोग नीति आयोग की ही अगर आंकड़ों पे जाएं तो अधिकांश जो इंडिकेटर्स हैं, अधिकांश जो मापदंड हैं, उनमें सबसे नीचे हैं। आज बिहार वन ऑफ द मोस्ट बैकवर्ड स्टेट्स है और इसमें अनेक पार्टी जो मेन स्ट्रीम पार्टी है उनकी सरकार रही है। कम या ज्यादा इस पिछड़ेपन के लिए सबकी हिस्सेदारी है। जहाँ तक नए पार्टी की बात है, आप जनसुराज की बात कर रहे हैं,
तो वो एक विकसित बिहार की परिकल्पना लेकर आए हैं और लोगों से संवाद। ये तो विश्व में देखने की बात होगी कि कितना कर पाते हैं, लेकिन एज ए पर्सन मैं इतना ही कहूँगा कि उनकी सोच जो है पॉजिटिव है, और हम जरूर ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि वो अपने विजन में कामयाब हों। जिस स्वप्न को वो देख रहे हैं, उस स्वप्न को मैं भी जमीन पर फलीभूत होते हुए देखना चाह रहा हूँ, क्योंकि बिहार हम सबका है, और बिहार के लिए उनके मन में जो पीड़ा है, उस पीड़ा को देख के मैं खुश हो रहा हूँ। जब पीड़ा है तो संभवतः कुछ अच्छा करेंगे। ये तो बात सही है कि पीड़ा होनी चाहिए बिहार के लिए, चूंकि बिहारी हैं हम लोग। और जब बिहार जब थोड़ा सा दर्द में होता है तो हर बिहारी को दर्द महसूस होता है। सर ये जानेंगे, चूंकि आप इससे जुड़े हुए हैं, कनेक्ट हैं, यहाँ के सोशल समाज से भी आप जुड़े हैं, समाज में आप घूमते हैं, लोगों से मिलते हैं, आप काफ़ी जो है आपसे लोग जो है प्रभावित होते हैं। खासकर युवा जो है वर्ग, चाहे जो भी लोग वृद्ध लोग हैं, वो आपसे मिलना चाहता है, जानना चाहता है आपके बारे में। तो ये थोड़ा सा हम और राजनीतिक छपरा और सारण के परिप्रेक्ष्य में जानेंगे कि क्या कमियां दिखती हैं इस एरिया में। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जैसे हमारा एकमा जो विधानसभा क्षेत्र से मैं आता हूँ, और वो महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र में पड़ता है, तो वैसे तो पूरा बिहार ही पिछड़ा है, लेकिन अगर महाराजगंज पे बात करें, पूरे महाराजगंज में एक इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, एक मेडिकल कॉलेज नहीं है, कोई मैनेजमेंट का इंस्टीट्यूशन नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है जिसके लिए महाराजगंज को जाना जाए, जहाँ से अच्छा शिक्षा प्राप्त करके लड़के निकले, चाहे प्रोफेशनल ट्रेनिंग हो या टेक्निकल एजुकेशन हो, वहाँ से करके निकले। ये एरिया कभी शुगर केन के प्रोडक्शन के लिए जाना जाता था। तो आप पूरे सारण को देखें या छपरा सिवान गोपालगंज को देखें, चीनी मिल वगैरह जो चलती थी, हम लोग जब बचपन में थे, वो सब बंद हो गया। तो इसलिए विकास तो बिजली, सड़क, पानी के रूप में तो हुआ है, बहुत हुआ है, और दिखता भी है, रोड और बिजली दिखता है। लेकिन दूसरे राज्य से हमारी जो विकास की जो रफ्तार है, इतनी कम है कि हम अगर 0 से अगर 10 पर पहुंचे हैं, तो दूसरे राज्य पहले ही 15-20 पे थे, वो 60 पे पहुंच गए। हमारे और दूसरे राज्यों में जो दूरियां हैं, गैप है, वो और बढ़ी है। क्या कर देखिए दूसरे राज्य में क्या हो रहा है। हम लोग उत्तर प्रदेश को अपना एक पड़ोसी राज्य और सिस्टर स्टेट समझते थे। अकेले नोएडा और ग्रेटर नोएडा में आप देख लीजिए, मेरी एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी से बात हो रही थी उत्तर प्रदेश के, तो उन्होंने कहा कि जिस दिन ग्रेटर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट फुल्ली ऑपरेशनल हो जाएगा, 1 लाख करोड़ से ज्यादा का एनुअल रेवेन्यू एयरपोर्ट केवल प्राप्त करेगा, केवल एयरपोर्ट प्राप्त करेगा। और ये आज की डेट में एस्टिमेशन है। और हमारे यहाँ चले जाइए पटना एयरपोर्ट पर, लगता है कि बस स्टैंड है, बस स्टैंड जैसा वहां पे अफरा तफरी और ये है। गंगा के इस पार अगर देखिए तो इतना ज्यादा लैंड पड़ा है जहां पर खेती भी नहीं होती है। इतना बड़ा एयरपोर्ट बन सकता है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेस्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ बन सकता है, क्यों नहीं बन रहा है? बिहार का सर हम जानेंगे जमीनी हकीकत के बारे में। बिहार में क्या समस्याएं आपको दिखती हैं जो लोग उससे ग्रसित है, जैसे कि अभी फ्लड है उसके बारे में, और भी तमाम शिक्षा के बारे में। देखिए, जो फ्लड आना, चूंकि बिहार का जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है, हम लोग नेपाल से सटे हैं, नेपाल हिमालय में है, तो वहां से सारी नदियां आकर आप देखिए तो सरजू नदी से लेकर और इवन गंगा नदी, जमुना नदी सब हिमालय से निकली है, कहीं ना कहीं आके गंगा जी से मिलती हुई जाती है। इधर आइए तो गंडक है, कोसी है, बागमती है, सारी नदियां मिलती है। तो बिहार में बाढ़ आना एक पेरेनियल प्रॉब्लम है। इसका एकमात्र सोल्यूशन ये था कि हर जगह डैम बना के रिजर्वायर बनाया जाए, वहां पे टूरिज्म डेवलप किया जाए, फिश फार्मिंग किया जाए, वाटर स्पोर्ट्स लाया जाए। बट सारी चीजें कैपिटल इंटेंसिव है। जब तक आप रेवेन्यू जनरेशन नहीं करेंगे, कैपिटल फॉर्मेशन नहीं करेंगे, या कोई बाहर से आके इन्वेस्ट करे इन सब में, जैसे हम रोड बनाते हैं तो पीपीपी मॉडल पे बनता है, उसी तरह से वाटर स्पोर्ट्स
और इस तरह से पीपीपी मॉडल पे चीजें हो सकती थी, बट अनेक कारण से, मिसलेनियस कारणों से नहीं हुआ। शायद प्रायोरिटी नहीं रही है इन सब चीजों की। तो ये तो प्रॉब्लम है ही है। दूसरा है कि बिहार में पॉपुलेशन प्रेशर है, अशिक्षा है, और जब हमारे पास टेक्निकल एजुकेशन, प्रोफेशनल एजुकेशन या स्किल डेवलपमेंट का वो लेवल नहीं है, तो अनएम्प्लॉयमेंट भी होगा, और अनएम्प्लॉयमेंट है तो मास लेबर माइग्रेशन है, लोग मजदूरी के लिए बिहार से बाहर जाते हैं। एक लेबर माइग्रेशन एक बहुत बड़ी समस्या है, और इसके वजह से जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं वो अनअटेंडेड घर पे रह रहे हैं। घर में महिला है, छोटे बच्चे हैं और बड़े बुजुर्ग हैं। जो काम करने वाला है वो कहीं हरियाणा में है, गुड़गांव में है, पंजाब में है या गुजरात में है। तो ये एक माइग्रेशन है, ये बहुत बड़ी समस्या है, और इसलिए बिहार के लिए बहुत बड़ी चुनौती है कि स्थानीय रूप से रोजगार क्रिएशन किया जाए, जिससे मास माइग्रेशन को रोका जा सके। केंद्र सरकार ने कौशल विकास भी चालू किया, फिर भी यहाँ रोजगार के लिए लोग प्लान के लिए जो कुशल श्रमिक है वो दूसरे राज्यों में चले जाते हैं। तो क्या लगता है, राजनीति में हम लोग आते हैं, कुछ क्वेश्चन उससे होगा कि सर, जैसे कि जन सुराज वादा कर रही है लोगों से प्लान के बारे में कि हम प्लान रोक देंगे, कौशल विकास भी रोक नहीं पाया। यहाँ जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने बहुत सारे उद्यमिता लाया, वो भी रोक ना पाए, तो कैसे ये रोक पाएंगे? कई चीजें तो भविष्य के गर्भ में है। मैं ज्योतिषी नहीं हूं कि मैं कह दूं कि वो रोक ही पाएंगे, मैं ये तो नहीं कह सकता, लेकिन इतना मैं जरूर कह सकता हूं कि वो एक बहुत ही नॉलेजेबल और अनुभवी एंटरप्रेन्योर है, और अभी तक तमाम जो काम और दायित्व उन्होंने जो लिया है बखूबी निर्वाह किया है उसका, चाहे यूएनओ की सर्विस हो या तमाम जगह जो उन्होंने अपनी सर्विसेज दी है। तो एक उन्होंने अपना नेम एंड फेम हासिल किया है। बिहार के लिए पीड़ा भी दिख रही है। ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि जरूर वो जज्बा तो है उनको कुछ करने का, और संसाधन भी दिख रहा है उनके पास कि है, सक्षम है, तो कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे, ऐसा मैं अनुमान लगाता हूँ। मुझे उन्होंने यूएन में 10 साल का जॉब किया, जैसे एक स्टेटमेंट हम उनका देख रहे थे, 10 साल का जॉब किया, 10 साल वो एज ए किसी स्टेट को जितवाने में, जो भी रूलिंग पार्टी थी या जो भी पार्टी थी उनको जितवाने में उन्होंने बहुत मदद की IPAC के माध्यम से। वो कह रहे हैं कि 10 साल का मेरा जॉब है, 10 साल यूएन में रहे, 10 साल हमने ये काम किया, अब 10 साल हम बिहार को देंगे। ये 10 साल का वो जो टाइम फ्रेम बना दिए हैं, क्या बिहार में वो 10 साल में सब बदल देंगे? देखिए, ऐसा है कि ओवरनाइट तो कुछ भी नहीं बदलता, लेकिन यस, 10 साल एक काफी बड़ा समय होता है, एक दशक का समय बहुत बड़ा होता है। अगर जो डेवलपमेंट के स्पीड को हम बढ़ा दें तो हम लोग दूसरे राज्यों से प्रतिस्पर्धा में आ जाएंगे। अब फॉर एग्जाम्पल एक छोटा मैं चीज बता रहा हूँ, जो बिहार पहले शिक्षा का केंद्र होता था, आज बिहार के वे ही लड़के ज्यादातर अच्छा कर रहे हैं जो बिहार छोड़ के बाहर जाके पढ़ रहे हैं। बिहार पहले से ही गरीब है। अब गरीब माता पिता अपने बच्चों को पैसा दे के कोई कोटा भेजता है, कोई दिल्ली भेजता है, कोई पूना भेजता है। खाली यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर अच्छा कर दिया जाए, क्वालिटी एजुकेशन कर दिया जाए, तो हजारों करोड़ रुपया जो बिहार का दूसरे राज्यों में जाता है वो रुक जाएगा। एक लोअर मिडिल क्लास का आदमी बच्चों को पढ़ाने के नाम पे, हमारे यहाँ तो परंपरा रही है, बच्चों को पढ़ाने के लिए लोग खेत बेचते थे, गहना बेचते थे। तो ये हमारा हजारों करोड़ का जो पलायन है, ट्रेन दूसरे राज्यों में जा रहा है। और कैसे राज्यों में जा रहा है? विकसित है तो वो और विकसित हो रहे हैं हमारे पैसे से, गरीब के पैसे से विकसित राज्य और विकसित हो रहा है। ये रोक दिया जाए एक एजुकेशन के माध्यम से, तो हमारा कितना पैसा बच जाएगा। उसी तरह से अब जैसे कई चीजें हैं, अगर उसको किया जाए तो हमारा रेवेन्यू बढ़ जाएगा। रेवेन्यू बढ़ना जरूरी है, तभी उसको आप विभिन्न क्षेत्रों में लगा सकते हैं। जैसे उन्होंने एक बयान दिया था कि 1 घंटे में, मैं अगर मेरी सरकार बनती है तो 1 घंटे में शराबबंदी जो है टूट जाएगी, और उसका पैसा जो है, उसका रेवेन्यू जो भी आएगा वो शिक्षा में लगेगा। कहीं से आप गड्ढा खोदिएगा, मिट्टी निकालिएगा, तभी कहीं भर सकते हैं। आसमान से तो पैसा आएगा नहीं, यहीं से रेवेन्यू क्रिएट करना है। तो व्यक्तिगत रूप से मैं तो, जैसे जब उत्तर प्रदेश सरकार में काम कर रहा था,
तो आबकारी विभाग जो एक्साइज डिपार्टमेंट है उसमें मैं फाइनेंस एंड अकाउंट्स अफसर के रूप में पोस्टेड रहा हूँ। उस समय 25-26 हजार करोड़ यूपी को आता था, जो एनुअल रेवेन्यू से आबकारी से, वही एक्साइज से आता था। आज के हिसाब से मुझे अंदाज है कि 40 से 50 हजार करोड़ होगा। तो शराबबंदी हटने से मुझे लगता है कि 30 से 40 हजार करोड़ तो यहाँ भी आ सकता है, और ये बहुत बड़ा रकम है। इसको एजुकेशन और हेल्थ पे खर्च किया जाए। आपको संभवतः जानकारी होगी कि हमारे सिवान और गोपालगंज, इधर चंपारण के लोग इलाज के लिए गोरखपुर एम्स में जाते हैं, वहां पे इलाज कराने के लिए जाते हैं। डेस्टिनेशन मैरिज के लिए जा रहे हैं लोग, कुशीनगर जा रहे हैं। तो हमारे यहाँ का तो पैसा जा रहा है। और शराबबंदी पर से जब बिहार के चारों तरफ, जैसे नेपाल है, झारखंड है, वेस्ट बंगाल है, उत्तर प्रदेश है, अगर इन सब जगह पे मद्य निषेध है पूरी तरह से, प्रोडक्शन से लेकर कंजम्पशन तक, तब तो इसको लागू करना आसान होगा। लेकिन अगर चारों तरफ से खुला है, और बिहार कोई कंट्री नहीं है कि इंटरनेशनल बॉर्डर है चारों तरफ, इतना पोरस है कि बंदी तो आपने कर दिया, लेकिन बंदी हो कहाँ पा रही है। साथ में शिक्षा बढ़ेगा तो लोगों में स्वयं जागरूकता होगी। जागरूकता से अनुशासन आता है। केवल शराबबंदी से या तो लागू करके देखिए। मेरी तो कई पुलिस अफसरों से बात होती है, और वो पुलिस अफसर बताते हैं कि सर, सारा हमारा फोकस तो शराबबंदी पे है, दूसरे क्राइम पर तो उतना फोकस नहीं है ना जितना होना चाहिए। तो दूसरा क्राइम तो उतना नहीं अटेंड हो पा रहा है जितना। बिहार में कहा जाता है कि प्रति व्यक्ति आय मात्र 35,000 है साल में। ये आपको जीएसडीपी का जो है, जो नीति के तहत ये दिखाया गया है कि मात्र 35,000 ही साल में। क्या करना चाहिए? क्या विकास का कुछ रोल मैप आप बताते कि? देखिए, हमारे पास आज की डेट में क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि पॉपुलेशन बिहार के पास है, हमारे पास यूथ है। तो जो डेमोग्राफिक डिविडेंड एक शब्द है, हम अगर यूथ को एजुकेट करें और एम्प्लॉयबल स्किल उनको दें, तो वो स्वरोजगार भी शुरू कर सकते हैं और थोड़ा सा मेहनत करके रोजगार सृजन कर सकते हैं। छोटा एंटरप्रेन्योर है, अगर एक छोटा कोई धंधा शुरू करता है तो साल 2 साल में अपने अंडर 2 एम्प्लॉय रखेगा। ऐसे बढ़ते मैं फरीदाबाद में गया था और अपने सारण के अनेक लोगों से मिला जो फरीदाबाद की फैक्ट्रियों में गए और मजदूर के रूप में काम करते थे, धीरे धीरे मैनेजर हुए, अब उन्होंने फैक्ट्री खोल दिया। तो इस तरह से अगर हम एजुकेशन के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट पर जोर देते हैं, तो हमारे लोग अपने अपने तरीके से गवर्नमेंट की तमाम, जैसे मुद्रा स्कीम है, अनेक ऐसे स्कीम्स हैं, गवर्नमेंट जो है बढ़ावा देना चाह रही है, जो नए एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको बढ़ावा देना चाह रही है। तो तमाम कम ब्याज पर या 0 ब्याज पर सॉफ्ट लोन अवेलेबल है। इसके माध्यम से एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट होगा, रोजगार क्रिएशन होगा, एंटरप्रेन्योर्स बनेंगे। जब तक रोजगार सृजन नहीं होगा और लोकल एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा, लोकल एम्प्लॉयमेंट बहुत जरूरी है, फैक्ट्रियां यहाँ आए, रोजगार सृजन यहाँ हो, तो इससे क्या है कि हमारा मास जो पलायन है वो भी रुकेगा। ये बिहार की सामाजिक व्यवस्था को भी बहुत, खेत में काम करने वाले मजदूर है, न बुजुर्गों को देखभाल करने के लिए बहुत बड़ी कमी है सर यहाँ पर, चूंकि यहाँ न कोई बुजुर्ग, आपने जो सही बात बताया, वो श्रमिक के रूप में बाहर चले गए, और न यहाँ पे कोई रहा कि उन बुजुर्गों को या उन घर को देखने के लिए। काफी सारे तमाम लोग जो उसके लिए बाहर चले गए। सर, कुछ राजनीति के बारे में और जानेंगे, जैसे नीतीश जी के बारे में जानेंगे। नीतीश जी कुछ अपने ही क्षेत्र के एरिया का, जैसे कि पटना का, नालंदा का, राजगीर का ज्यादातर डेवलपमेंट किया, बाकी बिहार अछूता है। बिहार में अभी भी कुछ ऐसे जिले हैं जहाँ पे वो डेवलपमेंट दिखता नहीं, जो कि उधर राजगीर की तरफ दिखता है, नालंदा दिखता है, पटना दिखता है। क्या विजन क्या है, ये बताइए। देखिए, मैं राजनीतिक कोई आदमी नहीं हूँ और माननीय मुख्यमंत्री हैं, तो मेरा कुछ कहना उचित नहीं है। फिर भी इतना कहूंगा कि देखिए, गंगा जी के इस पार इतना बड़ा पैच है और इतना सुंदर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बन सकता है,
तो यहाँ क्यों नहीं बन रहा है। मैं तो अपील ही कर सकता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से कि छपरा कोई बिहार से बाहर नहीं है और इस इतना बड़ा लैंड है, लैंड पैच है, एक नया पटना इधर डेवलप हो सकता है, एयरपोर्ट आएगा तो विचार करना चाहिए और ये पूरे बिहार के समग्र विकास के लिए है। हम लोग बिहार के बाहर चारों तरफ के राज्यों में देख लें, उत्तर प्रदेश में देख लें, बनारस में इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, गोरखपुर में हो गया, यहाँ कुशीनगर में हो गया, लखनऊ में है ही है, कानपुर में है, उधर ग्रेटर नोएडा में है, कितने एयरपोर्ट्स बन गए। हमारे यहाँ क्या स्थिति है। तो छपरा पर मुख्यमंत्री जी की कुछ नजरें इनायत हो, मैं तो यही प्रार्थना करूंगा। मैंने तो ये भी सुना है कि सोनपुर मेला में भी वो कम ही आते हैं। एशिया-फेम का मेला है, हमारे यहाँ की संस्कृति का प्रतीक है और हरिहर नाथ का मेला, हरिहर नाथ की घटना पौराणिक विष्णु पुराण की घटना है। पूरा बिहार उनको सम्मान करता है, मैं भी सम्मान करता हूँ। तो भी हर जिला को अपना मानना चाहिए। मैं नहीं कहता कि विशेष प्यार नालंदा से क्यों नहीं होना चाहिए, उनका नेटिव जगह है। प्रशांत किशोर के बारे में, एसपी हो गए, मीसा भारती हो गई, उनको कहती है बीजेपी की बी टीम है। इसके बारे में आपका क्या सोचना है? देखिए, आप बार बार राजनीतिक सवाल पूछ रहे हैं, मतलब आई एम नॉट द राइट पर्सन टू आंसर, लेकिन मैं एक उदाहरण दूंगा आपको कि जब केजरीवाल जी चुनाव लड़ रहे थे दिल्ली में 2013-14 की आसपास की बात है, मैं दिल्ली में ही था और वो न्यू दिल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़ रहे थे, मैं वहीं पोस्टेड था, मैं न्यू दिल्ली में ही वोटर था। उस समय का कैंपेन मुझे याद है, कांग्रेस कहती थी कि इनके बी टीम हैं और बीजेपी कहती थी उनके बी टीम है। एक्चुअली में वो जब परिणाम आया तो लगा कि वो किसी के बी टीम नहीं थे, वो खुद ही ए टीम बन गए। ये सब राजनीतिक आरोप हैं, जो मुझे लग रहा है कि बी टीम वगैरह तो की बात नहीं है। वो अपनी राजनीति जमीन तलाश रहे हैं और उसके लिए मेहनत कर रहे हैं। ये आक्षेप है जिसमें मैं नहीं समझता हूँ कि बहुत दम है, और कहने वाले भी जान रहे हैं कि इसमें बहुत दम नहीं है, ये खाली राजनीतिक आरोप है। हम लोगों का सर ये सोचना है, जैसे कि अभी कुछ लोग सोच रहे हैं उनके बारे में कि जैसे केजरीवाल दिल्ली में सरकार अपना आप बनाए, उसके बाद उनके प्रति जो भी चार्ज लगे, कहीं हो सकता है कि ये भी प्रशांत किशोर सिंगल मैन की तरह काम ये भी कर, जैसे केजरीवाल भी सिंगल मैन की तरह काम कर रहे हैं और ये भी जो है सिंगल मैन की तरह काम कर रहा है। तो क्या ऐसा नहीं लगता है कि ये भी जो है सिंगल मैन की तरह वही आपकी तरह इनका भी अंतर मैं पाता हूँ, एक अंतर मैं पाता हूँ कि जैसा आप इनका कैंपेन देखिए तो काफी लंबे काफिले के साथ चलते हैं। मुझे लगता है कि साधन संसाधन से परिपूर्ण है। अगर मैं परिपूर्ण हूं तो मैं क्यों ऐसा गड़बड़ करूंगा। मेरे पास अगर इतना स्वयं का साधन है तो गड़बड़ क्यों करूंगा। तो ये तो नहीं लगता कि कभी इस तरह की भी ये सोच सकते हैं, और पीड़ा भी बिहार के लिए झलकती है। मुझे ऐसा तो अरविंद केजरीवाल को भी झलकती थी दिल्ली के लिए, लेकिन आज जो है बहुत सारे लोग जो उनसे इन्वाइट हो चुके हैं। इसलिए देखिए, पीड़ा होना या दिखना पर्याप्त नहीं है, मैं मानता हूँ इस बात को, पर्याप्त नहीं है। लेकिन जिस तरह से इनके अपने पास संसाधन है, आप देखिए कि 5 स्टार लाइफ, 7 स्टार लाइफ, जो यूएनओ में आदमी रहा है, विदेशों में रहा है, तमाम पार्टियों को अपना कंसल्टेंसी दिया हुआ है, उसके पास साधन संसाधन तो बहुत है, आप भी जानते हैं। ऐसी स्थिति में ऐसा उनकी भविष्य में कमजोरी बनेगी इसकी संभावना नगण्य जैसी है मेरे आकलन में। लेकिन फिर भी भविष्य में क्या हो सकता है मैं कह नहीं सकता। लोग उनसे जुड़ रहे हैं, बहुत सारे लोग अदर पार्टियों से इन्वाइट है वो भी जुड़ रहे हैं, और काफी जो है सिविल सर्विसेज के बड़े बड़े अधिकारी जो है तमाम लोग अपना DRS लेकर भी जुड़ गए हैं। जैसे आपको बक्सर के आनंद मिश्रा हो गए, एसपी थे, उन्होंने रिजाइन देकर फिर बाद में अपना चुनाव भी लड़ा था आरा से, बक्सर से, फिर अभी जो है उनके साथ हो लिए हैं। फिर अभी काम्या मिश्रा भी का भी नाम आ रहा है, सुदीप सर जो लांडे सर है वो उनका भी नाम आ रहा है। तो तमाम बड़े अधिकारी, जैसे अभी जो है आपके जन सुराज के जो 2 तारीख को जो स्टार्ट हुआ उनका जो पार्टी का गठन हुआ, उसमें जो मनोज भारती
जो अध्यक्ष बनाया गया कार्यकारी अध्यक्ष भी डिप्लोमेट रहे हैं। तो बड़े तमाम अधिकारी ही क्यों जो है इनके साथ जुड़ रहे हैं, और क्या सिर्फ वही अधिकारी ही जो इनका कंट्रोल करेंगे, चलाएंगे पूरे जन स्वराज? देखिए, इस सवाल का दो पक्ष है कि अधिकारी क्यों जुड़ रहे हैं और दूसरा कि क्या अधिकारी ही चलाएंगे। इसका उत्तर तो प्रशांत किशोर दे सकते हैं कि अधिकारी चलाएंगे, कोई और चलाएगा। लेकिन जहां तक ऑफिसरों के ज्वाइन करने की बात है, इस पर मैं ये कह सकता हूं कि देखिए, जो ऑफिसर्स एक तो बड़ी कठिन प्रक्रिया से सिलेक्ट होके गए हैं, 30-35 साल हो रहा है उनको, काम करना भी जानते हैं, काम कराना भी जानते हैं, ऐसे प्रोसेस को एक्सपेडाइट किया जाए, तमाम चीज जानते हैं। लेकिन ऑन सुपरएनुएशन सडनली देयर इज ए डेड एंड हो जाता है। कहीं ना कहीं जो लोग स्वराज ज्वाइन कर रहे हैं उनके मन में भावना होगी कि, और सब लोग बिहार के ही हैं, कि इट्स टाइम टू गिव बैक टू सोसाइटी। हम बिहार के हैं, तो अगर हमारे से, मुझे लगता है कि अधिकांश इनमें से किसी को कोई पद का लोभ नहीं होगा। अधिकांश लोग निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं, शायद इस उम्मीद में कि हमारे कंट्रीब्यूशन से बिहार कि नहीं, आई डोंट नो। और जो बनाए हैं उनको, आप कहें कि अधिकारी इतना जुट रहे हैं, मैं उसमें एक चीज ऐड करना चाह रहा हूँ, बड़े बड़े पूर्व नेता भी तो जुड़ रहे हैं। देवेंद्र यादव जी जुड़ रहे हैं, उदित राय जी जुड़ रहे हैं। ये तो अपने अपने समय के कैबिनेट मिनिस्टर हैं, एक केंद्र में कैबिनेट मिनिस्टर थे, एक राज्य में कैबिनेट मिनिस्टर थे। तो तमाम और बड़े बड़े राजनीतिक परिवार के लोग जुड़ रहे हैं, कर्पूरी ठाकुर के परिवार के लोग जुड़ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, आज राजनीतिक परिवार के भी लोग जुड़ रहे हैं, ऑफिसर्स भी जो रिटायर्ड हैं वो लोग भी जुड़ रहे हैं। जहाँ तक ऑफिसर्स की बात है, मैं आकलन नहीं कर सकता हूँ, मेरी कर सकते हैं कि रिटायर्ड हैं, घर पे बैठे हैं, उनको लगता है कि अगर हमारे कुछ समय से देने से बिहार में कुछ बेहतरी हो तो बिहार अपना है। उनके मन में भी बिहार के लिए पीड़ा होगी, तो क्यों नहीं हम अपने सर्विस दें। ये भी माना जाता है कि जो बाहर रह गया, उनके पास जो है बिहारी जो सरजमी है, बिहार की भूमि के बारे में, बिहार के वातावरण के बारे में उनको काफी नॉलेज नहीं है। वो तो बाहर रह गए, कोई भी जो भी बड़े अधिकारी बाहर है, तो फिर वो यहाँ आकर वो कैसे समझ पाएंगे यहाँ की परिस्थितियों को, यहाँ की अनुकूलता को, और कैसे उसको जो है सोल्व करेंगे। देखिए, यह एक मिसकंसेप्शन है कि ऑफिसरों को नहीं पता होता है के बारे में। और आप देखें कि अधिकांश जो लोग हैं, अगर उनको जमीन से नहीं लगाव होता, बिहार से नहीं लगाव होता, तो क्यों ज्वाइन करते। मैं नहीं समझता हूँ कि किसी को अपना बच्चा को सेटलमेंट बाकी है और पोस्ट रिटायरमेंट कोई ऐसा धनाभाव है। सब लोग 60 के 65 की उम्र में हैं, तो अपनी पारिवारिक जिम्मेवारी वो सबसे निवृत्त हो चुके हैं, बेटे सेटल हो गए होंगे, जहाँ रहना होगा वो कर लें। तो ये एक जो है कि समाज को हम क्या दे सकते हैं, उस भाव से लोग जुड़े हुए हैं। और जब आप ये सोचते हैं तो इतना देर लगता है, जो जहाँ का है, जन्म तो जन्म कर्म वहीं का है, तो वहां से तो 2-4 महीना आप रहिए ना, सबसे जुड़ा हो जाता है। तो ऐसा नहीं है, और ये सब लोग हाई कैलिबर लोग हैं, हाई कैलिबर लोग हैं। आप देखते हैं वो एक मूवी था रोबोट, तो रजनीकांत ऐसे पलटता है किताब और फोटोजेनिक मेमोरी है, उसको सारा याद हो जाता है। हाई कैलिबर लोग हैं। ये दूसरे लोग जो 6 महीना में काम करेंगे, ये लोग 3 महीना में कर लेंगे। कहा जाता है कि बिहार का जो वातावरण है, बिहारी के बारे में हम लोग ये चर्चा करते हैं, बिहार का जो छोटका भी होता है वो राजनीति का मास्टर होता है। तो बचवो जो होता है ना, वो भी 4 लाइन जानता है कि राजनीति क्या होता है। और नदी किनारे जो है तैर रहे हैं, वो भी जो है राजनीति के बारे में सर काफी बढ़िया से जानते हैं। सवाल ये आता है सर कि जो गांव का ग्रामीण परिप्रेक्ष्य हम लोग के यहाँ, जो कि क्षेत्र जो है ग्रामीण ज्यादा है, यहाँ के जो ग्रामीण क्षेत्र में जो आप क्या समझते हैं कि जो एजुकेशनल जो है इंटेलिजेंस जरूरी है या इमोशनल इंटेलिजेंस जरूरी है, दोनों में से आपको क्या लगता है जरूरी है? देखिए, अपने आप में दोनों आइसोलेशन में पूर्ण नहीं है।
तो एजुकेशनल जो एक लेवल है वो हो, जिससे कि अगर आपको नीति निर्माण करना है आप उसमें भूमिका निभाएं। अगर उसमें भूमिका आप निभाए होंगे तो उसको कार्यान्वयन भी करने में आपकी भूमिका अच्छी हो सकती है। अगर बिल्कुल नहीं आपको समझ में आएगा तब तो खाली हाथ उठाएंगे। अब नीति क्या बन रही है आपको जानकारी नहीं है, इसलिए एजुकेशन की भूमिका है। लेकिन पब्लिक लाइफ में आप हैं तो 10 तरह की सिचुएशन होगा जहाँ पर आपसे मैच्योरिटी की उम्मीद की जाती है कि तुरंत रिएक्ट नहीं करें। इसलिए इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत जरूरी है। तो मैं समझता हूँ कि केवल राजनेता में ही नहीं, हर लेवल के कोई भी जो सफल आदमी है, जिसको सफल बनना है, चाहे अधिकारी हो या ऑर्गेनाइजेशन का सीईओ हो, बिजनेसमैन हो, हेड ऑफ द फैमिली हो, सब में लेवल ऑफ एजुकेशन एंड लेवल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस का संतुलन होना चाहिए। पूरे देश में अगर देखा जाए तो बड़े बड़े पोस्ट पे बिहारी है, आपको क्या लगता नहीं, देखिए बिहार में एजुकेशन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है काफ़ी कमज़ोर हो गया है, जर्जर है, ये सब लोग जानते हैं। लेकिन इसके बावजूद बिहार के लड़के, चाहे आईआईटी हो, मेडिकल का एग्जामिनेशन हो, नीट हो, सिविल सर्विसेज हो, अच्छा कर रहे हैं। तो मेरा मानना है कि अपने इतिहास में जाइए तो हम लोग चाणक्य टाइम से या उससे पहले से बिहार एजुकेशन का केंद्र रहा है। विदेशों से लोग यहाँ पढ़ने आते थे, तो एजुकेशन ही हमारा फोर्टे रहा है। बिहार का जो इतिहास है इतना गौरवशाली रहा है बिकॉज ऑफ एजुकेशन। तो हम अगर, इसलिए हमारे लोगों के बच्चों के जीन में एजुकेशन है, हम एजुकेशन के को हम अगर हम इम्प्रूव कर देते हैं तो आने वाले समय में देश के हर जिला में क्षमता है कि बिहार का ही लड़का या डीएम होगा या एसपी होगा या दोनों होगा। इतनी क्षमता है बिहार में। लेकिन अगर हम एजुकेशन को उस लेवल तक ले जाएं तब ये संभव है। और आपका जो पहला प्रश्न था जिसमें आप कह रहे थे कि क्या राजनेता जमीन को समझ पाएंगे, उसमें एक चीज मैं जोड़ना चाह रहा हूँ। मैं 2 उदाहरण देना चाह रहा हूँ कि आरा से एमपी थे पिछली सरकार में आर.के. सिंह साहब। तो आर.के. सिंह साहब सुपौल के रहने वाले हैं, वहां से आए और मिनिस्टर बने, और कितना आरा का विकास हुआ है। तो हार गए सर, नहीं, उनकी हार बोला जाता है। नहीं, मैं बात हार जीत की नहीं कर रहा हूँ, मैं विकास की कर रहा हूँ। हारने के तो और कई कारण हो सकते हैं, लेकिन वो वहाँ के नीड को समझे, वहाँ की आवश्यकताओं को समझे। आप देखिए कि सबसे ज्यादा अगर कहीं काम हुआ है तो वन ऑफ द बेस्ट डिस्ट्रिक्ट आरा में काम हुआ है। इस तरह से मैं दूसरा उदाहरण देता हूँ। आमतौर पे माना जाता है कि आर्मी ऑफिसर्स को राजनीति में सफल होने में दिक्कत होती है, बट मैं जनरल वीके सिंह के साथ निजी सचिव रहा हूँ। गाजियाबाद से वो एमपी हुए, रहने वाले हरियाणा के हैं, गाजियाबाद से कोई लेना देना नहीं, लेकिन वहाँ से एमपी हुए, मिनिस्टर हुए और एक सफल मिनिस्टर हुए। 10 साल मंत्री रहे। आर.के. सिंह साहब 10 साल मंत्री रहे। तो द पॉइंट मैं ये कहना चाह रहा था कि इस लेवल के जो लोग होते हैं, हाई कैलिबर लोग होते हैं, जगह को, वहाँ की आवश्यकताओं को, वहाँ के लोगों के सेंटिमेंट को समझने में उनको देर नहीं लगती। बाकियों को 6 महीना साल भर लगेगा, वो 3 महीना में समझ जाएंगे। डॉक्टर जयप्रकाश सिंह जो आईजी हैं शिमला में, जो तमाम बातों पे हम लोग चर्चा कर रहे थे, सर से एक फॉर्मली चल रहा था कि क्या यहाँ बिहार में क्या विकास होगा, क्या शिक्षा के बारे में, क्या पलायन के बारे में, सारी तमाम बातों पर उन्होंने बताया। लेकिन कुछ और प्रश्न हम लोग इसके साथ जोड़ रहे हैं कि सर बिहार कैबिनेट में, अभी नीतीश जी के कैबिनेट में काफी लोग जो है आईएएस अधिकारी भी हैं, या जो भी पोस्ट पे बड़े बड़े ऐसे लोग हैं जिन्होंने शिक्षा के लिए काम किया, के पाठक सर, ऐसे भी तमाम लोगों का नाम आता है जो कि सचिव रैंक के अधिकारी हैं, उन्होंने काम किया है और डेवलपमेंट का रोल दिख रहा है कि कुछ ना कुछ डेवलपमेंट हुआ है। फिर भी वो क्या कमियां दिखता है जो कि होना चाहिए, जो शिक्षा से संबंधित हो या कैबिनेट में डेवलपमेंट?
देखिए मैं समझता हूँ कि सरकारी स्तर पे और सरकार के स्तर पे शिक्षा को प्राथमिकता जो दी जानी चाहिए वो दी तो जा रही है, साधन का अभाव है। ऐसा नहीं है कि सरकार शिक्षा को बेहतर नहीं करना चाहती है। अभी हाल फिलहाल में ही शिक्षकों की भर्ती हुई है काफ़ी, है ना? शिक्षकों की भर्ती हुई है, तो यह एक सराहनीय कदम है। मैं समझता हूँ कि अनुदान पे जहाँ-जहाँ शिक्षक हैं, जो भी नियमें और शर्तें हैं, उसको मद्देनज़र सबको रेगुलर करना चाहिए और सबको ज़िम्मेवारी भी दी जानी चाहिए कि अच्छे लड़के निकले। ये बच्चों के परफॉर्मेंस लिंक्ड होना चाहिए कंडीशंस कि आप अच्छे बच्चे उत्तीर्ण करें और बिहार का में शिक्षा का विकास हो। तो नियत का मुझे उतना अभाव नहीं लग रहा है, केवल संसाधन का अभाव लग रहा है। संसाधन जनरेट हो जाए और बिहार देखिए जैसे तमाम नदियों का प्रकोप रहा है, अभी भी बाढ़ बाढ़ चल रहा है कई कई क्षेत्र में। बिहार संपन्न राज्य कभी नहीं रहा है, बहुत संपन्न नहीं रहा है, केवल शिक्षा का केंद्र रहा है। आज भी हम शिक्षा को अगर आगे करें, तो हमारे लोगों को स्थानीय रोजगार भी मिलेगा और हमारे लोग जो बाहर जाएँगे, विदेशों में जाएँगे, वो जो पैसा कमाएँगे, उससे यहाँ की संपन्नता बढ़ेगी। प्रशांत सर का ये स्टेटमेंट था कि हम यहाँ पे जो पलायन है उसको रोक देंगे। हालाँकि सर एक सवाल ये उठता है कि क्या कैसे रोकेंगे? सरकारी नौकरी देकर रोकेंगे या उद्योग बैठाकर जो उद्योग बैठवाएँगे या पलायन के लिए उन लोगों को ट्रेनिंग देंगे? ट्रेनिंग के लिए तो अभी भी कौशल विकास या इत्यादि बहुत सारी चल रही है, योजना भी बहुत सारी चल रही है। तो क्या सर आपका क्या थीम लग रहा है? प्रशांत सर क्या इसमें क्या कर सकते हैं? कुछ आपका आइडिया? देखिए मैं तो बहुत सवाल प्रशांत सर से है लेकिन हम आपसे आप जो सवाल नीतीश जी से करना चाहिए वो हमसे कर रहे हैं, जो प्रशांत जी से करना चाहिए वो हमसे कर रहे हैं। भाई वो बड़े-बड़े लोग हैं, मैं तो सब साधारण मैं नहीं कर सकता, लेकिन ये है कि उनके विज़न में और उनकी क्षमता में मुझे विश्वास है। आज जहाँ पर बिहार पहुँचा है, वो नीतीश जी के विज़न की वजह से पहुँचा है। और आने वाले समय में अगर विकास होता है बिहार में, प्रशांत जी को मौका मिलता है, तो संभवतः उनका जो विज़न है उसको ट्रांसलेट करने का प्रयास करेंगे। हम तो यही चाहेंगे कि सरकार जिसकी बने, कोई आए कोई जाए, बिहार का विकास हो। मेरी भी यही पीड़ा है। मैं छपरा आता हूँ और स्थानीय तौर पे देखें, तो मैं टीवी पे भी देखता हूँ, एक बारिश होती है तो छपरा में लगता है कि जल सैलाब आ गया, चलाया जाए तो कई जगह नाव चलने लगेगी। छपरा का दुर्दशा बार-बार साल में कई बार ये दुर्दशा होती है, देखकर मेरा मन व्यथित होता है, चिंतित होता है। छपरा का भी विकास होना अति आवश्यक है। इतना पूर्ण हमारे एकदम शहर है और इतना गौरवशाली इतिहास है, इतने बड़े-बड़े लोग हैं यहाँ पर। नारायण की धरती है, नारायण का जहाँ स्टैचू था अभी बाढ़ आ गया था, वहाँ भी मैं देखा था टीवी पर बाढ़ आ गया था। हर साल डूब जाता है सब। तो एक सरकार स्तर पे को प्राथमिकता दी जानी चाहिए सरकारी। अगर आपको मौका मिले तो राजनीतिक क्षेत्र में आना चाहेंगे? देखिए मैं जब आता हूँ और तो मेरे से ये सवाल पूछा जाता है और बार-बार मैं यही कहता हूँ कि जुलाई 2027 तक मेरी सर्विस है और मैं एक गरीब परिवार से बिलॉन्ग करता हूँ। मैं जब तक रिटायर नहीं होता, मैं इस तरह की कोई चीज़ नहीं सोच रहा हूँ। अगर मौका मिले आपको कहीं बीच में भी कोई पार्टी आपको प्रेफर करे, क्योंकि आपका आइडियोलॉजी काफ़ी बढ़िया है, आप समाज के डेवलपमेंट के लिए बारे में सोच रहे हैं, लोकल क्षेत्र के बारे में सोच रहे हैं। अगर कोई पार्टी आपको मौका दे, ब्रेक दे कि नहीं साहब आप में टैलेंट है, चूँकि आप में बहुमुखी प्रतिभा के है, ऐसे व्यक्तित्व के लिए यहाँ सर होना चाहिए, हम लोग का भी ये कहना है। तो अगर ऐसा मौका मिले तो क्या है? भाई मैं फर्स्ट जनरेशन आदमी हूँ, मेरे पिताजी किसान हैं, मेरा तो कोई गॉडफादर है नहीं और राजनीति में बड़ी ज़रूरत है गॉडफादर्स की। मेरा कोई इस तरह का संरक्षक है नहीं,
मुझे नहीं लगता है कि ऐसा मुझे कोई मौका देगा। तो इसलिए मैं निश्चिंत हूँ इस बात से कि 2027 में जब रिटायरमेंट होगा उसके बाद विचार करेंगे कि आगे क्या करना है। लेकिन सारण का हूँ मैं, सारण मेरी मातृभूमि है, भोजपुरी मातृभाषा है। मुझे सारण के लोग अपनी मातृभाषा बहुत पसंद है। रिटायरमेंट के बाद मैं यहीं रहना चाहूँगा। तो आपने जो कर्म भूमि बनाए अगर रिटायरमेंट के बाद या पहले भी रुआ मौका अगर मिला था तो रुआ कर्म भूमि एजा बनाए अपन जन्मभूमि अगर कर्म भूमि भी बन जाओ तो ए से बढ़िया चीज का हो। आज जी बानी शिमला में और आज हम भोजपुरी बोलत नहीं सर से भोजपुरी बोलवाए कर रखा और सर भोजपुरी अच्छा बोलत नहीं देख के कि यहाँ बिहार के भी लोग अपन भाषा ना भूलल बा और साथ में ये सारी तमाम बातें जहाँ पे सब बात हुई शिक्षा के बारे में, प्लान के बारे में, एजुकेशन के बारे में, कंट्रोल के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में। सर एक अंतिम क्वेश्चन जो फिर दोबारा हम रोज से पूछे कि सर बिहार में तमाम पार्टी बा उमें आइडियोलॉजी के कर रुआ पसंद लागेला अंदर से रुआ फील आवेला के कर आइडियोलॉजी बढ़िया। ये एक वेल्ड क्वेश्चन है और इसके माध्यम से आप मेरे मुंह में अपने शब्दों को डालना चाहते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि अभी तक मैंने इस पर विश्लेषण नहीं किया है कि किसका आइडियोलॉजी सबसे बढ़िया है, लेकिन साथ साथ ये कहना बहुत ज़रूरी है केवल आइडियोलॉजी बढ़िया होना पर्याप्त नहीं है। आपकी नीयत साफ होनी चाहिए। आपकी नीयत में अगर साफ हुई है तभी आपका कार्यान्वयन जमीन पर ठीक होगा। इसलिए विजन, नीति के साथ साथ नियत बहुत जरूरी है और किसकी नियत में क्या है वो तो वही जाने। ठीक है सर, मेरे साथ बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद राजीव साहब। आपको भी बहुत धन्यवाद और आपके माध्यम से सभी दर्शकों को भी मैं प्रणाम करता हूँ।